नमस्कार स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 सांख्यिकी के अंदर। कल तक हमने थोड़ा सा इसके वोकेबलरी के बारे में पढ़ा था, कुछ खास शब्दों के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ रहे हैं उपभोग, उत्पादन और वितरण। यदि आपने ध्यान से सोचा हो तो यह महसूस किया होगा कि अर्थशास्त्र विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाओं में संलग्न मनुष्य का अध्ययन है। इसके लिए आपको विविध आर्थिक क्रियाकलापों जैसे उत्पादन, उपभोग, वितरण आदि के बारे में विश्वसनीय तथ्यों को जानने की आवश्यकता होती है। मतलब हम क्या करते हैं अर्थशास्त्र के अंदर, किस चीज़ का अध्ययन करते हैं? जो भी आर्थिक क्रियाकलाप का मतलब है कि व्यक्ति जो भी धन प्राप्त करने के लिए क्रियाएं करता है वो सब आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। तो जैसे उत्पादन है, उपभोग है, वितरण है, ये सारी क्रियाएं किससे? धन से संबंधित हैं। तो इसीलिए इन सबको हम अर्थशास्त्र के अंदर शामिल करते हैं। अर्थशास्त्र के अध्ययन को प्राय 3 भागों में बांटा जाता है: उपभोग, उत्पादन और वितरण। हम जानना चाहते हैं कि उपभोक्ता ये निर्णय कैसे करता है कि वह अपनी निश्चित आय और ज्ञात कीमतों को देखते हुए अनेक वैकल्पिक वस्तुओं में से किन वस्तुओं को खरीदे। ये उपभोग का अध्ययन है, क्योंकि हम एक उपभोक्ता हैं और उपभोक्ता क्या करता है कि उसके पास अपनी आय सीमित होती है और उसको कीमतों की जानकारी होती है। तो वो अपनी निश्चित आय और कीमतों के आधार पर ये देख लेता है कि वो किस वस्तु को खरीदे, कौन सी उसके लिए ज़्यादा आवश्यक है। ठीक इसी प्रकार हम यह भी जानना चाहते हैं कि कोई उत्पादक जिसे अपनी लागत और कीमतें ज्ञात हैं कैसे चयन करता है कि बाजार के लिए क्या उत्पादन करे। यह उत्पादन का अध्ययन है। मतलब एक उत्पादक के लिए क्या अध्ययन करना है अर्थशास्त्र में, वो किस तरह से अध्ययन करता है कि वो अपनी लागत, जितना मतलब उसके पास पैसा है और जो कीमत आ रही है उसके आधार पर वो वस्तुओं का उत्पादन कितनी मात्रा में कर सकता है। अंत में हम ये जानना चाहते हैं कि राष्ट्रीय आय या कुल आय जो देश में उत्पादन से प्राप्त होती है, जिसे सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, मजदूरी, लाभ व ब्याज को कैसे वितरित किया जाता है। अब देखिए, सकल घरेलू उत्पाद क्या है? सकल घरेलू उत्पाद है एक देश में एक देश की जो कुल उत्पादन है एक देश का पूरे वर्ष का, एक वर्ष का एक देश के कुल उत्पादन को हम क्या बोलते हैं? सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। तो उस उत्पादन का वितरण हम किस प्रकार से करेंगे? क्योंकि वो उत्पादन किसी एक व्यक्ति ने तो प्राप्त किया नहीं है, सभी उत्पादन के सभी साधनों के मिले जुले परिश्रम से सकल उत्पादन प्राप्त होता है। तो जैसे मजदूरों का श्रम भी उसमें लगेगा, पूंजी भी अपना योगदान देती है, भूमि अपना योगदान देती है। तो उत्पादन के प्रत्येक साधन को कितनी मात्रा में क्या क्या उसका कितना हिस्सा दिया जाए, इसका अध्ययन हम किस में करते हैं? वितरण के सिद्धांत में करते हैं। अर्थशास्त्र में के इन 3 परंपरागत विभाजनों, जिनके तथ्यों के बारे में हम जानना चाहते हैं, के साथ आधुनिक अर्थशास्त्र में देश की कुछ आधारभूत समस्याओं को भी विशेष अध्ययन के लिए सम्मिलित करना होगा। उदाहरणार्थ, आप ये जानना चाहेंगे कि हमारे समाज के कुछ परिवारों के पास दूसरों की अपेक्षा अधिक आय अर्जित करने की क्षमता क्यों और कितनी होती है। आप यह भी जानना चाहेंगे कि हमारे देश में कितने लोग वास्तविक रूप से गरीब हैं, कितने मध्यम वर्ग के हैं और कितने लोग अपेक्षाकृत धनी आदि। आप यह भी जानना चाहेंगे कि ऐसे निरक्षर लोग कितने हैं जिन्हें नौकरी नहीं मिलेगी क्योंकि उसके लिए शिक्षा की आवश्यकता है, कितने लोग बहुत अधिक शिक्षित हैं जिन्हें अच्छी नौकरियों के अवसर प्राप्त होंगे आदि। दूसरे शब्दों में, आप ऐसे तथ्यों की अधिकाधिक संख्यात्मक जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे जिनसे समाज में गरीबी और असमानताओं के प्रश्नों का उत्तर मिल सके। यदि आप यह नहीं चाहते कि गरीबी और समाज के व्याप्त घोर विषमताएं जारी रहें और समाज की बुराइयों के विरुद्ध कुछ किया जाए, तो इस विषय में सरकार द्वारा कोई भी उपयुक्त कार्यवाही करने की मांग से पहले इन सभी संबंधित तथ्यों की जानकारी लेना आपके लिए आवश्यक होगा। यदि आप तथ्यों को जानें तो आपके लिए अपने जीवन को भी अधिक बेहतर ढंग से नियोजित करना
संभव होगा। ठीक उसी प्रकार से आपने हमारे देश के लिए घातक खतरों के विषय में सुना होगा और कुछ ने तो इनका सामना भी किया होगा, जो मनुष्य के आम जीवन के कारोबार को प्रभावित करते हैं, जैसे सुनामी, भूकंप तथा बर्ड फ्लू आदि विषमताएं। अर्थशास्त्री इन सभी बातों पर विचार कर सकते हैं। यदि उन्हें इन विपदाओं पर होने वाले खर्च से संबंधित तथ्यों को व्यवस्थित और सही तरीके से संग्रहित करने और एक साथ प्रस्तुत करने का ज्ञान हो, तो अब आप संभवतः इस पर विचार कर सकते हैं और स्वयं भी पूछ सकते हैं कि क्या ये सही है कि आधुनिक अर्थशास्त्र के अध्ययन में उन मूलभूत कौशलों के समावेश है जो कई प्रकार के उपयोगी अध्ययनों के लिए आवश्यक है, जैसे निर्धनता का मापन, आय का वितरण, आय अर्जन के अवसरों का शिक्षा से संबंध, पर्यावरण संबंधी विपदाओं का हमारे जीवन पर प्रभाव। मतलब कि कहने का बच्चों ये मतलब है कि अर्थशास्त्र के से संबंधित हमारे जो हमारा दैनिक जीवन है, इसमें भी बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जिनका कि अर्थशास्त्र से गहरा संबंध है। बिना अर्थशास्त्र के इन तथ्यों को समझना कठिन है। स्पष्टतः यदि आप इस दिशा में सोचें तो आप यह समझ पाएंगे कि आधुनिक अर्थशास्त्र के सभी आधुनिक पाठ्यक्रमों में सांख्यिकी को शामिल करने की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। क्या अब आप अर्थशास्त्र की निम्नलिखित परिभाषा से सहमत हैं, जिसका प्रयोग अधिकांश अर्थशास्त्री करते हैं? व्यक्ति और समाज अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तथा समाज के विभिन्न व्यक्तियों एवं समूहों में उपयोग हेतु वितरित करने के लिए इसका चुनाव कैसे करें कि वैकल्पिक प्रयोग वाले अल्प संसाधनों का प्रयोग विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में हो सके। अर्थशास्त्र इसका अध्ययन है। अर्थशास्त्र में क्या होता है, देखो आपने पहले भी पढ़ा होगा कि इसमें आवश्यकताओं और साधनों के बीच चयन किया जाता है, क्योंकि आवश्यकताएं क्या होती हैं, अनंत होती हैं और साधन हमारे पास सीमित होते हैं। तो देखिए आवश्यकताएं किसकी हैं, व्यक्ति और समाज की। अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समाज के विभिन्न व्यक्ति और समूहों में उपभोग हेतु वितरित करने के लिए। अब देखो पहले एक तो है आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यक्ति और समाज की, और दूसरी बात क्या आती है इसके अंदर कि जो समाज ने आवश्यकता की वस्तुएं इन्हें दी हैं, उनके अंदर इसे वितरित करने के लिए इसका चुनाव कैसे करें कि वैकल्पिक प्रयोग वाले अल्प संसाधनों का प्रयोग विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में हो सके। मतलब कहने का ये है कि हमारे पास जो सीमित साधन हैं और असीमित आवश्यकताएं हैं, इन और हमारे पास साधन कैसे हैं जिनके कि वैकल्पिक उपयोग हैं, तो इन वैकल्पिक उपयोग वाले साधनों का हम प्रयोग किस प्रकार से करें जिससे हमारे व्यक्ति और समाज की अधिकांश आवश्यकताएं पूरी हो सकें, इसी का ही अध्ययन हम अर्थशास्त्र के अंदर करते हैं। अब अपना आता है अर्थशास्त्र में सांख्यिकी। स्टूडेंट इस टॉपिक को हम कल के वीडियो में स्टार्ट करेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।